हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस में देखेंगे जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकता क्या होता है, इसको समझेंगे। आनुवांशिकता में हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है तथा जीन क्या है, और मेंडल का प्रयोग को भी देखेंगे, और आनुवांशिकता से होने वाले कौन कौन से बीमारी है उनको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए और जीन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जहाँ बच्चों में बहुत कंफ्यूज होता है। तो इसलिए आज हम लोग इसको कंफ्यूज को दूर करते हुए सभी को अलग अलग रूप से समझेंगे कि क्रोमोसोम अलग है, डीएनए अलग चीज़ है, आरएनए अलग चीज़ है और जीन को अलग चीज़ है। सबको अलग रूप से हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र क्या होता है। ठीक है, यदि हम समझते हैं कि कोशिका, ये है कोशिका। ठीक है, कोशिका का अगर हम लोग देखा जाए तो कोशिका जो कहा जाता है कि कोशिका को जीवन की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि मानव शरीर का जो निर्माण होता है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो इस कोशिका के अंदर में क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, इसी केंद्रक के अंदर में क्या है, एक जालिका टाइप का एक धागेनुमा संरचना होता है। ठीक है, तो इसका जब हम विभाजन करेंगे तो क्रोमोसोम नजर आएगा। तो केंद्रक के अंदर में क्या होता है, केंद्रक के अंदर में क्रोमोसोम होता है यानी गुणसूत्र होता है। ये गुणसूत्र का संरचना है जो इसको हम लोग जो एक जोड़ा के रूप में रहता है। देखिए, ये एक हो गया, एक ये वाला हो गया। तो ये हमेशा जोड़ा के रूप में रहता है यानी पेयर के रूप में रहता है। तो गुणसूत्र हमेशा जोड़े के रूप में रहता है, जो किसके अंदर में रहता है, केंद्रक के अंदर में रहता है क्रोमोसोम। यदि हम गुणसूत्र को और आगे खींचें तो वो डीएनए का रूप ले लेता है। यानी गुणसूत्र के अंदर में क्या होता है, डीएनए होता है। यानी गुणसूत्र किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। डीएनए को और आगे खींचे तो वो क्या रूप ले लेता है, जीन का रूप ले लेता है, यानी कि वो जीन है। ठीक है, यानी हम लोग कहा जाए कि आनुवांशिक इकाई, सबसे छोटी इकाई किसको बोलेंगे, जीन को बोलेंगे। यानी कि जीवन की सबसे आनुवांशिक इकाई किसको बोलेंगे, जीन को कहेंगे। और आनुवांशिक पदार्थ किस में जमा रहता है, तो वो डीएनए में जमा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें कि कोशिका के अंदर में केंद्रक, कोशिका के अंदर में केंद्रक, केंद्रक के अंदर में गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर में डीएनए और डीएनए के अंदर में जीन। इस तरह से जो है हम लोग कोशिका के अंदर में चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं कि कोशिका के अंदर में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को खींचेंगे तो डीएनए का रूप ले लेता है, और डीएनए को और आगे खींचेंगे तो वो जीन का रूप ले लेता है। तो इस तरह से जो है कोशिका को हम लोग समझ सकते हैं कि कोशिका के अंदर में गुणसूत्र, डीएनए और जीन किस प्रकार से उपस्थित होता है। एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज जो की थी वो स्टार्सबर्गर ने किया था, याद रखिएगा। यानी कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का जो खोज करता था वो था स्टार्सबर्गर ने किया था। लेकिन गुणसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो वाल्डियर ने किया था। ये गुणसूत्र शब्द का खोज किया था जो 1898 में किया था, वाल्डियर ने किया था। गुणसूत्र का जो निर्माण होता है वो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से होता है। याद रखिएगा, गुणसूत्र जो बनता है वो डीएनए से ही बनता है और हिस्टोन नामक एक प्रोटीन से मिलकर गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में होता है। अभी हम बताएं कि गुणसूत्र हमेशा किस में होता है, जोड़ा में होता है। यदि हम देखा जाए तो गुणसूत्र का अगर हम संरचना देखा जाए तो इस तरह से एक जो है एक संरचना ले लेता है। एक ये हो गया और एक इस तरह से हो गया। तो ये हमेशा किस में रहता है, जोड़े के रूप में गुणसूत्र रहता है जो केंद्र के अंदर उपस्थित होता है तथा एक दूसरे से समान दिखता है। ये दोनों जोड़ा जो है, ये दोनों अगर हम देखा जाए तो ये एक जोड़ा हो गया, वन पेयर। ठीक है, ये दोनों एक एक दूसरे से जो है समान रूप से ये दिखाई देता है। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय कैरोमेटिन जालिका में गुणसूत्र दिखाई देता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो केंद्र के अंदर में एक कैरोमेटिन जालिका के समान एक संरचना दिखाई देता है जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र केंद्र के अंदर पाई जाने वाली पतली पतली धागेनुमा संरचना होती है। गुणसूत्र का जो आकार होता है वो कैसा होता है, एक जालिका के तरह पतली पतली धागे की संरचना होती है जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, जो केंद्र के अंदर में उपस्थित होता है। यदि हम इसकी लंबाई की बात करते हैं कि गुणसूत्र की लंबाई कितनी होती है, तो गुणसूत्र की जो लंबाई होती है वो 0.5 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर के बीच होता है। क्योंकि सभी का गुणसूत्र अलग अलग होता है इसलिए इसकी लंबाई भी अलग अलग होती है। तो गुणसूत्र की जो लंबाई होती है 0.5 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर के बीच। यदि हम देखा जाए तो गुणसूत्र जो है इस तरह से होता है। तो इसका लंबाई अगर हम देखा जाए तो लंबाई 0.5 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर के बीच, और इसकी मोटाई देखा जाए यानी इसकी मोटाई अगर देखा जाए तो वो कितने हो जाएगा, 0.2 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर के बीच इनकी लंबाई मोटाई हो जाएगा। ठीक है,
पादप कोशिका का जो क्रोमोसोम होता है वो जंतु कोशिका के क्रोमोसोम से बड़ा होता है, यानी कि पौधे का जो कोशिका का क्रोमोसोम होता है वो जंतु कोशिका के क्रोमोसोम से हमेशा बड़ा होता है, याद रखिएगा। क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए होता है, क्रोमोसोम के अंदर में क्या होता है, डीएनए, यानी क्रोमोसोम को अगर हम आगे खींचें तो वो किसका रूप ले लेता है, वो डीएनए का रूप ले लेता है, याद रखिएगा। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। आगे इसको और समझते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, जिसको हम लोग 23 जोड़े कहते हैं। एक जोड़ा में 2 होता है तो 23 जोड़े हम लोग कह सकते हैं 46 गुणसूत्र को। 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो एक समान होते हैं, एक समान रूप से दिखते हैं, जो दोनों में एक समान रूप से उपस्थित होता है, जिसमें 44 क्रोमोसोम होता है। इसको हम लोग समजातीय गुणसूत्र यानी ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। ऑटोसोम क्रोमोसोम जो 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है, और 23वां जोड़ा यानी एक जोड़ा जो क्रोमोसोम बच गया, जो XX और XY गुणसूत्र जो होता है वो असमान होता है। जैसे यदि हम देखा जाए तो लड़की में XX और लड़का में XY क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। इसी को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, जो लिंग का निर्धारण करता है। तो लिंग का जो निर्धारण करता है वो कौन सा क्रोमोसोम करता है, तो वो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम करता है, याद रखिएगा। 23वां जोड़ा क्रोमोसोम जो वो लिंग का निर्धारण करता है, और लड़की में XX होता है और लड़का में XY होता है। बाकी जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम है वो दोनों में एक समान रूप से उपस्थित होता है, जिसको हम लोग ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं, समजातीय क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समजातीय क्रोमोसोम जो है ये लिंग का निर्धारण नहीं करता है, याद रखिएगा। लिंग का निर्धारण कौन नहीं करता है, तो समजातीय क्रोमोसोम नहीं करता है। लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो वो लिंग क्रोमोसोम होता है जो असमान होता है, और समजातीय क्रोमोसोम समान होता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मेल में 44 प्लस XY, ठीक है, यानी 44 क्रोमोसोम प्लस XY क्रोमोसोम, तो 46 क्रोमोसोम हो गया मेल में। और फीमेल में जो होता है वो 44 प्लस XX होता है। मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। यदि मेल X देता है तो फीमेल से X जो है इससे क्या होगा, 44 प्लस XX होगा, तो ये लड़की को जन्म देगा। यदि लड़का यानी मेल जो है अगर Y देता है तो इसके पास पहले से X है, तो 44 प्लस XY तो ये लड़का को देगा। यानी कि अगर XX होता है तो लड़की को जन्म देगा, ठीक है। अगर XY होता है तो वो किसको जन्म देगा, लड़का को जन्म देगा। इसका निर्धारण कौन करता है, तो मेल करता है। लड़का और लड़की का निर्धारण जो करता है वो कौन करता है, मेल करता है, क्योंकि यदि मेल अगर X देता है, ठीक है, तो लड़की का निर्माण होता है। अगर मेल Y देता है तो वो लड़का का निर्धारण करता है। तो लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो वो लड़का यानी कि मेल करता है लिंग का निर्धारण, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यदि हम देखें अलग अलग जंतुओं में, जैसे मानव में 46 क्रोमोसोम होता है, चिंपांजी में 48 क्रोमोसोम होता है, कुत्ता में 78 क्रोमोसोम होता है, बिल्ली में 38 क्रोमोसोम होता है, मेढक में 26 क्रोमोसोम होता है, मटर में 14 क्रोमोसोम और हाथी में 56 क्रोमोसोम होता है। इस तरह से क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग जंतुओं में अलग अलग रूप से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल का ही 2 प्रकार होता है, डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक अम्ल ये केंद्रक के अंदर होने के कारण इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल को हम लोग न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये केंद्रक के अंदर में होता है। जो केंद्रक के अंदर में होता है इसलिए हम लोग इसको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसी में हम लोग पढ़ेंगे पहले डीएनए, क्योंकि इसका 2 प्रकार होता है न्यूक्लिक अम्ल का, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल का हम लोग पहला प्रकार पढ़ते हैं डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। डीएनए को सबसे पहले जो देखा था वो काल्सबर्ग ने देखा था, याद रखिएगा। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, काल्सबर्ग ने देखा था। लेकिन इसकी जो संरचना दी थी, इसके जो खोजकर्ता थे वो वाटसन और क्रिक थे। देखना अलग होता है और खोजकर्ता अलग है। सबसे पहले जो देखा था, देख के वो और कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, तो ये काल्सबर्ग ने ही डीएनए को देखा था। लेकिन इसके जो खोजकर्ता थे, इसके जो संरचना दिया तो वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। जैसे डीएनए का अगर हम संरचना देखें तो इस तरह से जो है डाई हेलिक्स होता है, डीएनए की संरचना द्विकुंडली होता है, इस तरह से जो है इसकी संरचना होती है। तो इसकी जो संरचना दिया था वो कौन दिया था, वाटसन तथा क्रिक ने दिया था डीएनए की संरचना। लेकिन इसके को जो सबसे पहले देखा था वो काल्सबर्ग ने देखा था।
जीवों का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को कहा जाता है। यानी जीवों का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ का मतलब माता पिता का गुण जो है बच्चों तक आना है, तो इस गुण को कौन लेके आता है? डीएनए लेके आता है। तो याद रखिएगा, अनुवांशिक पदार्थ, अगर एग्जाम में पूछे कि अनुवांशिक पदार्थ किसको बोला जाता है तो डीएनए को टिक मारना है, ठीक है। लेकिन अनुवांशिक इकाई जो कहेगा तो वो जीन को मारना है। अब हम लोग आते हैं डीएनए की संरचना। यदि हम देखें कि डीएनए की संरचना जो होती है वो डबल हेलिक्स होती है, याद रखिएगा, द्विकुंडलित होती है। ये देखिए इस तरह से देखिए, डीएनए की जो संरचना है ये क्या है? डबल हेलिक्स है, द्विकुंडलित है डीएनए की संरचना। ये डीएनए की संरचना हो गया, ठीक है। इसमें जो है ये इसकी जो बाहरी जो आवरण होता है इसको हम लोग बोलते हैं, बाहरी आवरण को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। याद रखिएगा, डीएनए का जो ये बाहरी आवरण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। देखिए, ये जो बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, जिससे डीएनए बना होता है। और इसके जो जहाँ पे ये वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो है इसके अंदर में, ये दोनों का जो क्रॉस पॉइंट क्रोमेटिन कहलाता है। डीएनए जो पाया जाता है, याद रखिएगा, डीएनए 3 जगह पाया जाता है। इसमें हम लोग समझेंगे, केंद्रक के अंदर में डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के अंदर में पाया जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक के अंदर में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट यानी पेड़ पौधे के हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए की जो बाहरी संरचना इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। याद रखिएगा, डीएनए की जो बाहरी संरचना है उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए जो है वो किसका भाग है? तो वो गुणसूत्र का ही एक भाग है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डीएनए के अंदर डीएनए किसका बना है? तो डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का बना है। अब डीएनए को हम लोग 3 रूप में समझते हैं। एक होता है संकरा, दूसरा है फॉस्फेट अम्ल, और तीसरा है नाइट्रोजन बेस। 3 तरह से हम लोग डीएनए को समझते हैं। एक हो गया शुगर, दूसरा हो गया फॉस्फेट एसिड, और दूसरा नाइट्रोजन बेस। अगर पूछा जाए तो कि डीएनए के अंदर में कौन सा तत्व होता है, तो आप लोग याद रखिएगा फॉस्फोरस एक तत्व होता है, नाइट्रोजन को नहीं माना क्योंकि वो एक बेस है। तो फॉस्फेट अम्ल को जो है डीएनए में रखा गया है, ठीक है। अब इसके 3 प्रकार है डीएनए के। एक हो गया शुगर, दूसरा फॉस्फेट एसिड, और तीसरा हो गया नाइट्रोजन बेस। एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहला हम लोग समझते हैं शकरा यानी कि शुगर को समझते हैं। ये शकरा क्या है? ये राइबोज आरएनए के निर्माण में भाग लेता है। शकरा जो है राइबोज आरएनए के निर्माण में भाग लेता है। जो राइबोज आरएनए जो हम लोग होता है उसके निर्माण में ये भाग लेता है, ठीक है। इसीलिए डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शकरा पाया जाता है। यानी अगर हम लोग कहा जाए कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शकरा पाया जाता है, जिस कारण से ये शकरा शुगर होता है, ठीक है। फॉस्फेट अम्ल, इसकी उपस्थिति के कारण न्यूक्लिक एसिड अम्लीय होता है। इसी के कारण जो है न्यूक्लिक एसिड जो होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लिक अम्ल अभी पढ़े, जिसका 2 रूप है डीएनए और आरएनए, उसको वो अम्लीय कौन बनाता है? फॉस्फेट अम्ल बनाता है। और तीसरा है नाइट्रोजन बेस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। इसको हम लोग 2 रूप में देखते हैं। नाइट्रोजन बेस के 2 प्रकार होता है। एक हो गया प्यूरिन और दूसरा हो गया पायरिडीमिन। प्यूरिन के अंदर में एजी रहेगा, एजी का मतलब एडिनिन और ग्वानिन, ठीक है। और पायरिडीमिन के अंदर में थाइमिन और साइटोसिन रहेगा। ए और एडिनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। और ग्वानिन और साइटोसिन के अंदर में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि त्रिबंधन होता है। देखिए इस तरह का संरचना है डीएनए का। डीएनए का अगर हम लोग देखा जाए तो डीएनए की संरचना इस तरह से होती है, ठीक है। डबल हेलिक्स संरचना होती है। इसके अंदर में इस तरह से जो लंबाई दिखाई दे रहा है, तो ये किसका है? ए टी, यानी कि एडिनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस तरह से ये संरचना के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर में रहता है। किसके अंदर में रहता है? ये डीएनए के अंदर में रहता है। कौन? एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। याद रखिएगा, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग देखा जाए कि डीएनए से आरएनए बनने में थाइमिन को हटाकर यूरेसिल पाए जाते हैं। यदि हमको डीएनए से आरएनए में जाना है तो थाइमिन को हटा देंगे, तो उसके जगह में अगर यूरेसिल लगा देंगे तो वो आरएनए बन जाता है। याद रखिएगा, डीएनए से आरएनए बनाने में थाइमिन को हटाकर यूरेसिल हम लोग जोड़ के उसको परिवर्तन कर सकते हैं। डीएनए में उत्परिवर्तन का गुण पाया जाता है। उत्परिवर्तन का गुण का मतलब होता है जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। डीएनए में परिवर्तन होता है, जैसे परावैज्ञानिक या वायरस के कारण डीएनए में अगर इस तरह का कोई गुण चले जाता है तो वो माता पिता का गुण बच्चों तक पहुंच जाता है, यानी बच्चे तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो बच्चों तक जो ये गुण परिवर्तन हो जाता है
तो उसको हम लोग डीएनए में उत्परिवर्तन कहते हैं, या किसी भी प्रकार का बीमारी के कारण भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग कई सारे जो बीमारियां होती है, जैसे टर्नर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, तो ये सभी क्या है कि डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण उसके बच्चों में वो गुण पहुंच जाता है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए में उत्परिवर्तन होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि उत्परिवर्तन की प्रक्रिया किस में होती है, तो डीएनए में होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज संकरा रहता है। डीएनए का पूर्ण घुमाव जो होता है वो 34 एंगस्ट्रम होता है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है कि डीएनए का जो पूर्ण चक्कर जो मारता है, एक चक्कर की जो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रम होती है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होती है। डीएनए में आनुवंशिक गुणों का भंडार होता है। याद रखिए, आनुवंशिक गुणों का भंडार कहाँ होता है, वो डीएनए में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डीएनए को समझ गए कि डीएनए क्या होता है। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। डीएनए के जो है हम लोग मेन 3 प्रकार देखे, संकरा, फॉस्फेट एसिड और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के 2 प्रकार देखे, एक प्यूरिन और पायरेडेमिन। प्यूरिन के 2 प्रकार, एजी का मतलब एडिनिन और ग्वानिन, और एक हो गया टीसी, थाइमिन और साइटोसिन। तो इस तरह से जो है ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से जो हम लोग डीएनए को समझ गए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब हम समझते हैं आरएनए। आरएनए क्या होता है? आरएनए जो होता है इसका पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, आरएनए का पूरा नाम क्या हो गया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। जैसे जिस प्रकार डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है, उसी प्रकार राइबोज शुगर जो है आरएनए में पाया जाता है। डीएनए से थाइमिन की जगह यूरेसिल पाए जाने पर आरएनए बन जाता है। यदि हम डीएनए में थाइमिन को हटाकर उसके जगह में यूरेसिल को अगर जोड़ दिया जाए तो वो आरएनए का रूप ले लेता है। आरएनए की संरचना एकल कुंडली होती है, सिंगल हेलिक्स होती है। याद रखिएगा, आरएनए की जो संरचना होती है वो सिंगल हेलिक्स होता है, एकल कुंडली होता है। आरएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में। आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक केंद्रक में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, तो आरएनए जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए को भी हम लोग 3 रूप में समझ सकते हैं। 3 रूप होता है आरएनए का। एक होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और तीसरा होता है आरआरएनए। एमआरएनए क्या होता है कि अनुवांशिक गुणों की पहचान करना, यानी कि अनुवांशिक गुण क्या है उनकी जो पहचान करता है वो कौन करता है, एमआरएनए। उनका जो पहचान करता है कि अनुवांशिक पदार्थ कहाँ है, उनका जो पहचान करता है कि ये किन का अनुवांशिक गुण है, इनकी पहचान करता है एमआरएनए। टीआरएनए जो होता है वो अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करता है, यानी टीआरएनए जो होता है अनुवांशिक गुणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है, वो कौन, टीआरएनए। आरआरएनए जो होता है ये प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। याद रखिएगा, तो आरएनए का 3 रूप होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए का मतलब वो अनुवांशिक गुणों की पहचान करना, ये किसका अनुवांशिक गुण है। ठीक है, अनुवांशिक गुण का वो पहचान करता है पहले। टीआरएनए अनुवांशिक गुण को वो स्थानांतरित करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो स्थानांतरित करता है टीआरएनए। और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे हम लोग देखा जाए तो प्रोटीन का निर्माण ये कौन करता है, आरआरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, जो राइबोज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइबोज में आरआरएनए पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। इस तरह से हम लोग डीएनए और आरएनए को समझ गए। अब हम लोग समझते हैं जीन के बारे में कि जीन क्या होता है। जीन के जो खोज करता थे वो कौन थे, जॉनसन ने किया था। जीन को जो खोज करता थे जॉनसन ने किया था 1909 ईस्वी में। जीन को हम लोग अनुवांशिक इकाई कहते हैं। अनुवांशिक इकाई किसको बुलाता है, जीन को कहा जाता है। ठीक है, यानी जीन जो है जीवन का क्या है, अनुवांशिक इकाई जो है वो जीन को कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में 3000 के आसपास में जीन मौजूद होते हैं। जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करते हैं, जिससे अनुवांशिक वंशानुगत लक्षण पाए जाते हैं। इसीलिए जो है इसमें अनुवांशिक लक्षण कहाँ पाए जाते हैं, जीन में पाए जाते हैं। जीन पाए जाते हैं जोड़े में, हमेशा याद रखिएगा, जीन भी किस में पाए जाते हैं, जोड़े में। डीएनए का एक खंड है कौन, जीन। डीएनए को अगर हम लोग आगे खींचेंगे तो वो उसका एक खंड है कौन, जीन। तो जीन जो है इस तरह से, जीन एक अनुवांशिक इकाई है जिसको खोज करता है जॉनसन थे, और ये हमेशा पेयर के रूप में पाया जाता है। अब हम लोग समझते हैं जेनेटिक्स क्या होता है, जिसको हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं। जेनेटिक्स, अनुवांशिकता का जो पिता कहा जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। याद रखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि इन्होंने ही अपने अनुवांशिकता पर प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर सबसे पहले प्रयोग किया था। हेरिडिटी क्या होता है, अनुवांशिकता क्या होता है, माता पिता के ऐसे गुण जो
एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन के माध्यम से पहुंचते हैं, ऐसे गुण को हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं, जिसको हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, हेरिडिटी का मतलब होता है कि माता पिता के ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन के माध्यम से पहुंचता है, उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, यानी कि आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक, मेंडल का प्रयोग, मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, याद रखिएगा। अब हम लोग इसमें सबसे पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो दो तरह से किया था, एक मोनोहाइब्रिड और एक हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। जब एक ही लक्षण के दो भिन्न पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक ही लक्षण का दो भिन्न पौधा, जैसे जनक पीढ़ी को उसने पी से इंडिकेट किया, इसमें दो पौधा ले, एक लिया लंबा पौधा और एक लिया बौना पौधा। लंबा पौधा का जो ये गुण था वो टीटी माना और बौना पौधा का जो गुण था वो स्मॉल टीटी माना। जब इस दोनों के बीच क्रॉस करा गया तो वो F1 बना। ठीक है, यानी F1 पीढ़ी बना जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। जैसे इधर से कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी आके मिला, तो इसमें देखा कि सभी पौधे लंबे गुण के पैदा होने लगे, तो उसको F1 मान लिया। यानी कि लंबा पौधा और बौना पौधा में क्रॉस करा दिया, दोनों में प्रजनन कराया, तो टी कैपिटल टी और स्मॉल टी बना, जिसमें ये देखा कि अधिक इसमें जो पौधे हैं वो लंबे गुण वाले आने लगे। फिर जब दोनों को आपस में क्रॉस कराया, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों को जो आपस में क्रॉस कराया तो ये कैपिटल टी फिर कैपिटल टी, टी टी बना, स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी मिलके टी टी बना स्मॉल टी। तो इस तरह में देखा कि F2 इसको जनरेशन का अगला जनरेशन को F2 बोला, जिसमें लंबा लंबा और इसमें बोना का गुण आने लगा। अब धीरे धीरे जो इसमें बोना का भी गुण आने लगा। और देखा नेक्स्ट में कि टी टी फिर कैपिटल टी फिर स्मॉल, इस दोनों को तीनों को जब आपस में क्रॉस करवाया तो F3 जनरेशन बनाया, जिसको हम लोग सदैव लंबा यानी कि टी टी कहते हैं, और स्मॉल टी टी यानी सदैव बोना भी इसमें उपस्थित होने लगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखा जाए कि लक्षण प्रारूप अनुपात यानी फिनोटाइप रेशियो जो हुआ 3:1 के रेशियो में उपस्थित था, और जीन प्रारूप अनुपात जो है जीनोटाइप रेशियो जो था 1:2:1 के रूप में उपस्थित था। फिनोटाइप रेशियो 3:1 के रूप में, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 के रूप में उपस्थित था। इस तरह से जो है हम लोग कह सकते हैं कि मेंडल का जो पहला प्रयोग था यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो 3:1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 के रूप में था। नेक्स्ट इसका दूसरा प्रयोग था डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे इस मेंडल में मटर के पौधे में ऐसे पौधे का चयन किया जिसमें दो विपरीत जोड़े का चयन किया। इसने दो विपरीत जोड़े का चयन किया, एक लिया था गोलाकार तथा पीला रंग का बीज, एक लिया था झुर्रीदार तथा हरा रंग का बीज। इसका जो पी ले लिया यानी कि पेरेंटल जनरेशन दिया था, यानी जनक अनुवांशिकता जो लिया था वो YYRR लिया, फिर स्मॉल वाई स्मॉल RR लिया। इसका जो है कैपिटल वाई कैपिटल R, स्मॉल वाई स्मॉल R। जब इसको क्रॉस करवाया तो इसमें क्या क्या बना, तो इसमें बना कैपिटल वाई कैपिटल R स्मॉल R। तो गोलाकार था इसमें और पीला रंग का मिलने लगा, यानी कि इसका प्रभावी गुण सबसे ज़्यादा था गोलाकार और पीला का। तो इसको आपस में क्रॉस कराया तो इस तरह से बना। ठीक है, और इसको हम और समझते हैं इस तरह से, तो ये आपस में एक दूसरे से क्रॉस कराते गया, YR कैपिटल Y स्मॉल R, इस तरह से ये क्रॉस कराया तो इस तरह से अलग अलग जो है संरचना का गुण पाते गया, जिसमें फेनोटाइप रेशियो याद रखिएगा 9:3:3:1, और जीनोटाइप रेशियो जो था वो 1:2, 2:4, 1:2:1 और 2:1, इस तरह से जो है जीनोटाइप रेशियो और फेनोटाइप रेशियो इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है इसमें पाया गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको समझ गए। अब हम लोग समझते हैं अनुवांशिक विकार कि अनुवांशिकता से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। जीवों में यदि क्रोमोसोम में स्थित जीन में उत्पन्न किसी भी प्रकार के उत्परिवर्तन से अनुवांशिक विकार उत्पन्न होता है। यदि जीन के अंदर में किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है, म्यूटेशन आता है, यानी किसी प्रकार की अगर क्रोमोसोम की संख्या में कम बेसी हो जाता है तो मनुष्य में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग अनुवांशिक विकार कहते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे होमोफिलिया। होमोफिलिया एक विकार क्या है, इसमें खून का थक्का समान रूप से नहीं बनता है। जिसको होमोफिलिया हो जाता है उसके शरीर में खून थक्का नहीं बनता है। यह विकार पुरुषों में होता है और औरतों द्वारा फैलती है। ये बीमारी जो है औरतों के द्वारा फैलती है, लड़कियों के द्वारा ये बीमारी फैलती है और पुरुषों में होता है।
इस रोग का कारण ये है कि रक्त प्रोटीन की कमी हो जाती है। इस रोग का कारण है कि जो है पुरुषों में रक्त प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिस उस प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उस प्रोटीन का नाम है, जिसकी कमी से हीमोफीलिया हो जाता है। इस रोग से मादा संतानें रोगग्रस्त नहीं होती है, ये सिर्फ वाहक होता है। मादा जो संतानें होती है वो जो है वो क्या होता है, इससे रोगग्रस्त नहीं होता है। यदि हम पूछा जाए कि एक सामान्य मनुष्य है और एक शादी जो है उनकी शादी एक हीमोफीलिया रोग वाली स्त्री से हो जाता है, तो उनकी जो संतानें होगा वो क्या होगा, वो नर संतानें जो होगी वो सामान्य होगा, लेकिन वो जो महिलाएं होगी वो हीमोफीलिया से ग्रसित होगा और वो उस वाहक को ढोएगा। ठीक है। दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग वर्णदत्ता कहते हैं। इस रोग से ग्रस्त रोगी लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। यानी कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है इस तरह से जो व्यक्ति होते हैं वो रंग यानी लाल रंग और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ये रोग भी पुरुषों को होता है और औरतों के द्वारा ये रोग फैलता है। उसके बाद है दांत्र कोशिका अराक्ता यानी कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। इस रोग में मानव के आरबीसी का आकार में परिवर्तन होता है। यानी इस रोग में अगर हम देखा जाए तो मानव के जो आरबीसी का आकार है, ठीक है, यानी उभय अवतला जो आरबीसी का आकार होता है उसके आकार में परिवर्तन होके वो हंसिए की तरह का आकार ले लेता है। यानी इस तरह का जो है ये आकार ले लेता है। ये बीमारी में इस तरह का आकार ले लेता है। इसका कारण है हीमोग्लोबिन में एक एमिनो अम्ल की कमी हो जाना। हीमोग्लोबिन में एमिनो अम्ल की कमी हो जाता है तो दात्र कोशिका अराक्ता यानी सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी का जो आकार हो जाता है वो हंसिया के आकार का हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बीमारी क्या है, ये एक प्रकार का रक्त विकार है जिसमें शरीर में आरबीसी का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाता है। ये रोग जन्म से बच्चों में देखने को मिलता है, जिससे बच्चों में खून की कमी होती है तथा तो बच्चों को हर महीने 1 यूनिट खून चढ़ानी पड़ती है, वो सामान्य जीवन नहीं जी पाता है। यानी कि थैलेसीमिया जो बीमारी होती है वो बच्चों में अधिकतर देखा जाता है और ये बीमारी क्या होता है, बच्चों में खून की कमी हो जाती है, इसलिए हर महीने जो 1 यूनिट खून उसको चढ़ानी पड़ती है। सामान्य जीवन जो है उसका नहीं जी पाता है वो। ठीक है। इसका कारण क्या है, तो आरबीसी के उत्पादन में सही तरीके से नहीं बनना। ठीक है। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसको हम लोग समझते हैं, ये एक यौन क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो बीमारी होती है वो यौन क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण होता है। ये सिंड्रोम महिलाओं में होता है। ये बीमारी किस में होता है, टर्नर सिंड्रोम, ये महिलाओं में होता है। एक्स क्रोमोसोम में कमी हो जाना अर्थात क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाना। हम जानते हैं कि मानव में 46 क्रोमोसोम होता है, वहीं महिलाओं में अगर एक्स क्रोमोसोम घट जाता है, एक क्रोमोसोम घट जाता है तो उसको टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें 45 क्रोमोसोम होता है। जिन महिलाओं में सिंड्रोम होती है उसमें अंडाशय अपरिपक्व हो जाते हैं, यानी अंडाशय जो है परिपक्व नहीं हो पाता है, जिस कारण से उनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। उस कारण से उसमें जो है बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। अगर हम इसका सूत्र देखें तो 2n-1 मोनोसेफी कहते हैं। ये एक मानसिक रोग है। मानसिक रोग वाले ये औरतों में ये बीमारी देखा जाती है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें ये देखा जाता है कि क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी के कारण ये जो है बीमारी उत्पन्न होता है। ये एक यौन क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण होता है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम की संख्या घटने से टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी महिलाओं को देखने के लिए मिलती है। ठीक है। और इसमें ये होता है कि अंडाशय अपरिपक्व हो जाता है इसमें, और इसमें ये बच्चे पैदा करने की क्षमता में भी इसमें नहीं होती है टर्नर नामक बीमारी में। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, ये सिंड्रोम पुरुषों में होता है जिसमें लिंग क्रोमोसोम में वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है कि लिंग क्रोमोसोम में वृद्धि हो जाता है, जैसे एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाना और 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। जैसे 44 तो पहले से XY, फिर एक्स क्रोमोसोम एक और आ जाता है, जिस कारण से ये क्लाइनफेल्टर नामक सिंड्रोम हो जाता है। इस सिंड्रोम से पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं, यानी इस लक्षण से जो है इस बीमारी से पुरुषों में महिलाओं के जैसा लक्षण आ जाता है। वो महिलाओं के तरह उसमें स्तन का विकास हो जाता है तथा ऐसे पुरुषों में शुक्राणु बहुत कम बनते हैं अथवा नहीं बनते हैं इसमें। ठीक है। तो ये जो है क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि के कारण ये बीमारी होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो पुरुषों में होता है, महिलाओं की तरह वो लक्षण करने लगता है, स्तन में वृद्धि हो जाता है और शुक्राणुओं में धीरे धीरे उनकी कमी होने लगती है। इसे हम लोग ट्राइसेमी
कहा जाता है। ये भी एक मानसिक रोग है जो 2n+1 के सूत्र में उपस्थित होता है। लास्ट है डाउन सिंड्रोम। ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते हैं। डाउन सिंड्रोम के जो खोजकर्ता थे वो थे लैंगडन डाउन ने किया था, जो 1866 में। ये रोग जो होती है ये रोग जो होता है वो क्या होता है, ये बीमारी गुणसूत्र का एक जोड़ा गर्भ धारण के समय अलग हो जाता है। देखिए, जब गर्भ का धारण होता है तो ये क्या होता है, एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, अलग हो जाता है, जिसमें 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम होता है और इन क्रोमोसोम में 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम होते हैं, जिस कारण से इसका लक्षण है कि चेहरा गोल, नाक छोटी व चपटी, आंखें धसी होती है, हाथ छोटे मोटे तथा जीभ में एक दरार होती है, जिसका जो है रोग से एक मंगोलियन की तरह यह दिखने लगता है। इसीलिए इस रोग को हम लोग मंगोलिज्म कहते हैं। यानी डाउन सिंड्रोम जो होता है वाले जो बच्चे होते हैं वो मंगोलियन की तरह दिखते हैं, क्योंकि चेहरा गोल होता है, नाक छोटी वो चपटी होती है, आंखें धसी होती है, हाथ छोटे वो मोटे होते हैं। इस तरह से जो है ये मंगोलिज्म की तरह दिखते हैं। इसका कारण क्या है कि 21वें जोड़े में एक जोड़ा जो है 21वें जोड़े में क्या होता है, एक क्रोमोसोम अतिरिक्त आ जाता है। ये भी एक मानसिक रोग है जिसको हम लोग ट्राइसेमी कहते हैं। इस तरह से हम लोग आज जेनेटिक्स को ख़त्म किए कि जेनेटिक्स क्या होता है, अनुवांशिकता क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, और अनुवांशिकता की से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें और वीडियो में हम लोग नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।